नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज एथिक्स का एक टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक है। तो ये एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एथिक्स में और थोड़ी अंदर चलें। अभी तक तो आप लोगों ने केवल एथिक्स का क्या है ये समझा है कि एथिक्स क्या है। अभी आपने इसका डिटेल और इसके अंदर जाके नहीं समझा है, तो आज हम लोग एक और टॉपिक की शुरुआत करेंगे और यही समझेंगे कि नीति शास्त्र का सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, ये समझना है। ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो अब बात होती है कि सबसे पहले इनमें थोड़ी क्या होता है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना होता है तो उसको ब्रेक करना होता है, समझना होता है कि उसके अंदर क्या चीज है ना। तो सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसके अंदर की चीज को आराम से समझने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ क्या है, हम मानवीय क्रियाकलाप, मैंने कहा था कि क्या है कि हम एथिक्स में क्या पढ़ते हैं, मानवीय आचरण के बारे में पढ़ते हैं। मानव जो भी कार्य करता है, तो ये क्या है, मानवीय क्रियाकलाप। देखिए टॉपिक में ही सीधे सीधे आ गया कि मानवीय क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। क्या नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, मानव के क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। अब बात होती है कि नीति शास्त्र भी समझ गए, मानवीय क्रियाकलाप समझ गए थे। बात ये थी कि ये वाला जो चीज है ये नहीं समझे थे, इसे समझेंगे। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोग जान चुके हैं बाकी चीजें। इसे समझते हैं सार तत्व क्या होता है। अब सार तत्व सामान्य तौर पर, पहले इस टॉपिक पे जाए बिना ही हम समझने की कोशिश करेंगे सार तत्व क्या होता है। जैसे ऐसा समझिए कि कहा जाता है चीनी है, तो चीनी कैसे पता चलता है कि चीनी है, मीठा है इसलिए। हाँ, मीठा जहां भी है का मतलब है चीनी है। ठीक है। और तीखा है जहां पर, वहां पर क्या है, मिर्च है। तो कुछ ऐसा गुण जिसके कारण पहचान में आ जाए मुख्य चीज, वो उसका सार तत्व कहलाता है। तो चीनी का सार तत्व क्या है, मिठास। मिर्च का सार तत्व क्या है, तीखापन, है ना। अच्छा, तीखापन हटा दें या मीठापन हटा दें तो चीनी में क्या बचता है या मिर्च में क्या बचता है। फिर वो उसको मिर्च कहेंगे या उसको चीनी कहेंगे, अगर उसका सार तत्व हटा दें या उसका मेन चीज हटा दे तो कहेंगे क्या, है ना। तो अब यही समझिए कि सार तत्व वो चीज है कि अगर वो हट जाए तो मुख्य जो चीज है वही खत्म हो जाएगी, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि आदमी का आत्मा निकाल ली जाए तो फिर आदमी क्या है, खत्म, है ना, डेड बॉडी। तो हम बॉडी कहने लगते हैं और बस आत्मा आ जाने से फिर हम कहते हैं कि ये मानव है। तो मानव का सार तो आत्मा, है ना। ऐसे ही क्या है कि भाई चीनी का सार तत्व तो बता दिया, तो पहले पदार्थ का बताया, आपको जल्दी महसूस हो गया। और उसके बाद पे क्या है, आदमी पर भी समझिए तो वही है सार तत्व। तो सार तत्व मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सार तत्व मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इस पर चलेंगे, नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होता है। अब यहां चलेंगे, नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होगा। तो नीति शास्त्र का सार तत्व तो देखिए क्या होता है। नीति शास्त्र आचरण के विषय में बात करता है। तो कि आचरण मतलब मनुष्य द्वारा किए गए काम के विषय में बात करता है और उसके सही या गलत होने की बात करता है कि मानव का आचरण यानी मानव के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना सही है या कितना गलत है। यही बात है ना। तो अब बात करते हैं कि नीति शास्त्र में सार तत्व क्या होता है। तो मानव द्वारा जो काम किया जाता है उसको सही या गलत साबित करने के लिए किस तरह का टेस्ट हम करें तो पता चल जाए। जैसे मैंने कहा था
चीनी का टेस्ट करे तो पता चल जाए कि मीठा है तो चीनी है ना। तो ऐसे ही क्या टेस्ट करे तो पता चल जाए कि ये काम सही हो रहा है, यानी व्यक्ति द्वारा किया गया काम सही है या गलत है, वही नीति शास्त्र का सार तत्व होगा। फिर से सुन लीजिए, क्या नीति शास्त्र का सार तत्व होगा? कि जो व्यक्ति के किसी कार्य को सही या गलत साबित करने में मदद कर दे, वो नीति शास्त्र का सार तत्व होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो व्यक्ति के किसी क्रियाकलाप को सही या गलत साबित करने में मदद कर देते हैं, यानी जिनके ऊपर हम ध्यान दें कि अगर ये चीज उपस्थित है, का मतलब है नीति शास्त्र उपस्थित है और हम सही या गलत का डिसीजन कर सकते हैं, है ना। और जब तक ये चीजें उपस्थित ना हो, हम सही या गलत के डिसीजन पर ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। तो यहां पर क्या है, हम दो प्रकार की चीजें देखते हैं। एक को कहते हैं हम आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, और एक को कहते हैं मूल्य। अब आवश्यक दशाओं में क्या है, पहला है विवेक और दूसरा है संकल्प की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता, ये है। अब बात होती है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको डिटेल एक एक करके समझेंगे तभी पता लगेगा कि एक्चुअली इसके रहने से हम नीति शास्त्र में सही गलत का डिसीजन कैसे लेते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। यहां पर सबसे पहले आवश्यक दशाओं को समझते हैं, क्या है आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाओं में सबसे पहली बात होती है विवेक की। विवेक, मैंने आपको एथिक्स जब पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को आई बटन पे देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल होगा, तो आप या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप इत्मीनान से उसे देख सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो यानी एथिक्स वाला वीडियो की एथिक्स क्या है वो नहीं समझा है तो, है ना, तो उसे देख लेंगे तो आसानी होगी। तो यहां पर क्या है, विवेक, विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है, यानी किसी व्यक्ति में विवेक नहीं है, या तो खत्म हो चुका है या डेवलप नहीं हुआ है, अगर, तब हम उसके किए गए आचरण को सही और गलत निर्धारित कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे मैंने उसमें उदाहरण बताया था, पागल व्यक्ति जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है, जिसका विवेक, जो विवेक से काम ले ही नहीं सकता, अब उसके काम को सही या गलत निर्धारित नहीं कर सकता। तो विवेक का होना महत्वपूर्ण है। एक विवेकी व्यक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं हम नीति शास्त्र के सार तत्व में। तो मानवीय क्रियाकलाप, किस मानव का क्रियाकलाप, विवेकी मानव का क्रियाकलाप। ठीक है, तो पहली चीज समझ गए होंगे, विवेकी मानव का क्रियाकलाप। अब उसके बाद दूसरी चीज समझते हैं, संकल्प स्वतंत्रता। संकल्प स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना भय, बिना डर, बिना दबाव के कोई भी काम यदि आप करते हैं, तभी हम कह सकते हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी आपने सही किया या गलत किया, तब हम कह सकते हैं। यदि आप कोई काम बिना डर, बिना भय, दबाव के यदि काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार यदि आप कर रहे हैं, तब कहा जाएगा, तब ये माना जाएगा कि आपका जो किया गया काम है वो सही या गलत है, और उसके आधार पर आपको दंडित किया जाए या ना किया जाए। केवल तभी हम ऐसे डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या है, संकल्प स्वतंत्रता को भी समझने के लिए तीन बिंदु महत्वपूर्ण है। संकल्प स्वतंत्रता को समझने के लिए तीन बिंदु महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, वो देखिए। एक होता है जिसे कहते हैं सामर्थ्य, दूसरा होता है जिसे कहते हैं विकल्पों की उपस्थिति, विकल्पों की उपस्थिति,
और तीसरा होता है ज्ञान या उद्देश्य। ज्ञान या उद्देश्य, ये तीन चीजें हैं। तो आप एक संकल्प स्वतंत्रता पूर्वक ले सकें, इसके लिए तीन चीजें अनिवार्य हैं। क्या चीज अनिवार्य है, कैसे अनिवार्य है, उसके बारे में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे सामर्थ्य। सामर्थ्य को समझने के लिए एक उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग, दो दोस्त, दो भाई कहीं घूमने गए ना। अब घूमने गए, वहां पर क्या हुआ कि भाई तालाब देखा आपने, और ये हुआ कि भाई तालाब में तैर लेते हैं। आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आपके दोस्त को या आपके भाई को तैरना आता है। वो कहता है भाई मैं तो तैरूंगा, मैं तो आनंद लूंगा इसका। अच्छा, वो तैरते तैरते डूबने लगता है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको तो तैरना आता नहीं, आपको तैरना आता नहीं है, आसपास भी अगर कोई ना हो, आप चिल्लाएं और कोई सुन भी ना पाए, तो आप क्या करेंगे भाई? या तो कूद के जान दे दें, और या तो उसे मरता हुआ देख लें। अब मैक्सिमम आदमी क्या करेगा, अपनी जान बचाएगा, मरता हुआ देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये नैतिक रूप से सही है कि गलत है? भाई आपको तैरना आता नहीं, अगला आपका दोस्त या भाई मर रहा है, उसके बावजूद आप उसको नहीं बचा रहे हो, तो क्या ये नैतिक रूप से सही है या गलत है? अरे भाई सही है। सबसे पहली बात होती है हम बचें, हमारी जान चली गई, फिर कहाँ नैतिकता, किस बात की व्यवस्था है ना, किस बात का अध्ययन और किस बात का कल्याण। आप समझिए, सब कल्याण निहित है सबसे पहले अपना कल्याण की, मतलब आप जीवित रहिए, उसके बाद सारी कहानी चलती है। तो आप जीवित हैं, आप अगर बचा सकते हो, यानी क्या है, यही यदि आपको तैरना आता हो और तब आप अपने दोस्त को ना बचाए, तो गलत कहे जाएंगे आप। लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता, तब आप मजबूरी बस अगले आदमी को डूबता हुआ देख रहे हैं, तब भी आपको दोषी नहीं कहा जाएगा, आपको गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं थी कि आप उसको बचा सकें। तो क्लियर हुआ? सही और गलत का फैसला ही नहीं हो पाएगा, मतलब आप गलत होंगे ही नहीं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप वो कर ही नहीं सकते थे वो काम। तो उसके लिए आपको दोषी, मतलब उसको ना करने का दोषी कैसे कहा जा सकता है? आपको तो नहीं कहा जा सकता। तो क्लियर हुआ कि क्या है, अगर सामर्थ्य हो। जैसे एक और उदाहरण समझिए, हम जा रहे हैं कहीं, रास्ते में हमने देखा कि कोई एक आदमी या दो चार आदमी मिलके किसी एक आदमी को या एक महिला को मार रहे हैं। भीड़ जुटी हुई है, भीड़ में कोई भी आदमी आगे बढ़ के बचाने को तैयार नहीं है। अब क्या हम जाके बचाएं? भाई लोग कहते हैं कैसे लोग हो गए हैं आज के, और उनको बचाना चाहिए, तो क्या हमको जाके बचाना चाहिए? यदि हम जाके बचाएंगे तो क्या होगा? ये भी पॉसिबल है कि हम भी मारे जाएं, है ना, या हम भी इंजर्ड हो जाए। लेकिन उसको बचाने की कोशिश में हम कामयाब हो सकते हैं यदि हम में सामर्थ्य हो, ताकत हो, इतनी सिंघम जैसी ताकत हो। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि मारा एक्टर ने, वो एकदम धुआं धुआं हो गया, एक झापड़ मारा, जमीन से ऊपर ऊपर नीचे, गन गन तो ऊपर नीचे चलता गया। तो ऐसा अगर हो जाए, तो भाई अगर भगवान ने इतनी ताकत दी हो, जरूर बचाना चाहिए। अगर आपने नहीं बचाया तो आप दोषी हैं। लेकिन भाई आप आम आदमी हैं, पता चला आपने एक हाथ मारा, उसने 10 हाथ मार दिया आपको। उसके बाद चाकू है, हो सकता है चाकू ही मार दिया, हो सकता है बंदूक है, गोली मार दिया। तो आप अपनी जान बचाओगे कि उसकी जान बचाओगे? अपनी जान बचाओ भाई। अभी तो आप अपनी ही जान बचाओगे। हाँ हाँ, हद से हद एक काम कर सकते हो, आप पुलिस को फोन कर दो, इतना ही होगा। हद से हद की पुलिस को फोन कर दो, ठीक है। तो पुलिस भी क्या है, पुलिस के पास सामर्थ्य है, इसलिए बचाने आएगी। एक आध अगर पुलिस वाला खड़ा हो, वो भी नहीं बचाने आएगा, वो भी दूर से खड़ा होकर रुक जाओ, फोर्स आ जाए। फिर जब तक फोर्स नहीं आएगी, वो वहां पर नहीं जा सकता। क्यों? जाने का मतलब केवल अपने आप को मरवाना है। तो मतलब पुलिस में भी भर्ती हो जाने का ये मतलब थोड़ी है कि भैया हम कूद पड़ेंगे किसी मौके पर। बात होगी
जब ये फोर्स आ जाए, जब उससे लड़ने की सामर्थ्य विकसित हो जाए, तभी हम काम करेंगे, उसके पहले काम नहीं करेंगे। तो कोई भी आपको ये दोष नहीं मढ़ेगा कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया भाई, आपने इसलिए एक्शन नहीं लिया कि सर सामर्थ्य नहीं थी। तो आपको एक्शन न लेने पर या कोई काम न करने पर या किसी को मरता हुआ देख लेने पर भी कि आपने क्यों नहीं बचाया, आप दोषी नहीं होंगे तब तक जब तक कि आपके अंदर सामर्थ्य वैसी नहीं है। तो सामर्थ्य का मतलब समझे कि विवेक है, बचाना चाहिए, पर ताकत नहीं है, क्या करें, है ना। हुनर नहीं है, गुण नहीं है, क्या करें, जो नहीं है फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए इत्मीनान से समझिए, उसमें आप दोषी नहीं होते। दोषी आप तभी होते हैं केवल जब आपके अंदर सामर्थ्य हो, जानबूझकर किसी को मरने दे तो आप दोषी। तो देखो मानवीय क्रियाकलापों में कैसे सही और गलत का फैसला हम कर पा रहे हैं इन बिंदुओं के आधार पर कि ये बिंदु उपस्थित हैं या नहीं, उसके आधार पर आप सही हैं या गलत हैं, देखिए फैसला कर पा रहे। मैंने कहा ना कि टेस्ट कीजिए, जैसे चीनी को तो जीप पे रख के टेस्ट करते हैं, इसको इस तरीके से टेस्ट करना पड़ता है ना, तरीका है टेस्ट करने का, लेकिन टेस्ट कीजिए और पता लगाइए कि यहां पर नैतिक रूप से कोई व्यक्ति गलत है कि सही है, पता लगा लीजिए। ठीक है, टेस्टिमोनियल है ये भी। अगला देखिए, विकल्पों की उपस्थिति। भाई विकल्प उपस्थित होने चाहिए, है ना। हमारे पास अगर 2-3 विकल्प हैं तो हम सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करें, यही हमारी अच्छी निर्णय क्षमता दिखाती। निर्णय क्षमता क्या है? उपस्थित विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव। ठीक है, व्यक्ति पूरे जीवन यही करता है। तो विकल्प उपस्थित हैं, तो ये काम करने के 3 रास्ते हैं, उनमें से ये रास्ता हमको अच्छा लगता है, हमको पसंद है, करते। तो हमको पसंद है यानी हमने अपना विवेक लगा लिया, हमको समझ में आ गया कि देखो जो भी गलती सही होगा वो सब हम वहन करने को तैयार हैं। ठीक है, तो यानी विकल्प उपस्थित होना चाहिए। जैसे क्या है, उसी में जो उदाहरण पिछला दिया कि भाई आपका दोस्त वहां पर पानी में डूब रहा है और आप बचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो अगर आपके पास विकल्प उपस्थित हो कि भाई नजदीक में पुलिस स्टेशन है, नजदीक में गोताखोर लोग अवेलेबल हैं, नजदीक में अन्य लोग अवेलेबल हैं, अगर आपने उनको नहीं बचाया, मतलब उनको बताएं और बता के उनको बुला ले आए ताकि वो लोग बचा सकें, अगर तब आपने नहीं बचाया अपने दोस्त को, कम से कम चिल्ला के बुला लीजिए, भैया नहीं तैरते बनता मत तैरिए। तो अगर आपने तब नहीं बचाया उसको, तब आप दोषी हैं कि भैया आपसे तैरते नहीं बनता था, लेकिन गोताखोर तो था ना, उसको चिल्ला के बुला लेते। नहीं बुलाया इसका क्या मतलब है? आप बोलेंगे "अरे, वो तो मेरा दिमाग ही बंद हो गया था"। ना ना, तो देखो क्या है, दिमाग है तो ये बंद वंद नहीं माना जाता, फिर आपको दोषी माना जाएगा कि आपने गलत किया, आपने जानबूझकर गलत किया, बहुत संभावना है ना। लेकिन अगर कोई उपस्थित ना हो, दूर दूर तक आप चिल्लाते रह जाए, कोई उपस्थित ना हो, या एक तीसरी बात हो सकती है कि आपको ज्ञान ही ना हो कि कोई उपस्थित है कि नहीं है, आपको पता ही न चल पा रहा हो कि कोई उपस्थित है कि नहीं है। ठीक है, तब फिर क्या करेंगे? तो मतलब विकल्प अगर उपस्थित हैं तो विकल्पों का उपयोग कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प उपस्थित था जिसका उपयोग करने से उसकी जान बच सकती थी और तब आपने नहीं बचाया, ठीक है, यानी कि विकल्प उपस्थित होने पर यदि आपने नहीं बचाया तब आप दोषी हैं, तब आपने जानबूझकर मरने दिया, तब आप गलत हैं। लेकिन यदि कोई विकल्प उपस्थित नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई काम हम करने जा रहे हैं, मतलब हम को कहीं जा रहे हैं और हमको किसी को मारना या किसी को झूठ बोलना या किसी को गलत बोलना ये पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, गन पॉइंट पर हमसे वो करवाया जा रहा है। तो अगर गन पॉइंट पर करवाया जाए तो क्या है, मजबूर आदमी, वही बंदूक कनपटी पे रख दो, मजबूर आदमी, तो अपने मन से थोड़ी कर रहा है वो आदमी, मजबूरी में कर रहा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए वो कर रहा है।
यदि विकल्प उपलब्ध ना हो तब तो वो दोषी नहीं होता, लेकिन यदि विकल्प उपलब्ध हो और आपने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है तो माना जाएगा आप गलत हैं। आपको विवेक का उपयोग हर हाल में करना ही चाहिए क्योंकि आप विवेकी मानव हैं। ठीक है, तो यहां पर ये समझना ऊपर। आगे अगला, ज्ञान या उद्देश्य, मोटिव क्या है, किसी काम को करने का मोटिव क्या है। देखिए पुलिस वाले भी पता लगाते हैं जब भी कोई दोषी होता है कि भाई ये मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया, किसी ने किसी का पीछा किया, किसी ने किसी का मोबाइल चेक किया, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, फायदा क्या होगा अगले आदमी को, है ना, या अगले आदमी को क्या नॉलेज थी इन चीजों के बारे में, कितनी नॉलेज थी, जानकारी थी या नहीं थी। अगर एक आदमी को जानकारी थी कि यहां पर ऐसा हो सकता है और फिर भी अगर उसने होने दिया और उसने उसके बचाव का प्रयास, मान लीजिए कि आपको पता चले कि कहीं पर बम फूटने वाला है और आपने जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी और फूट गया, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो आप दोषी हैं। लेकिन अगर आपको क्या है, ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर कहीं पर कुछ भी हो जाए आप दोषी नहीं होते। ठीक है, आप उद्देश्यपूर्वक कोई काम करते हैं, जानबूझकर कोई काम करते हैं, भाई जानबूझकर किसी काम चीज में जहर मिला दे कि फलाना आदमी खाएगा तो मर जाएगा, आपका उद्देश्य है, आप दोषी हैं। तो आपका उद्देश्य नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, मान लीजिए आप भंडारा में प्रसाद बांट रहे हैं, पता चला जिस प्रसाद को आपने बांटा उसमें जहर है, लेकिन आपको तो पता नहीं था। आपको अगर पता नहीं तो दोषी आप कैसे। आप, ठीक बात है कि दुखी हो जाते हैं कि भाई हमने प्रसाद बांटा, बताओ इतने लोगों की डेथ हो गई, लेकिन क्या आप नैतिक रूप से दोषी हैं? नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। लेकिन अगर हमको वहां पता हो तब कि इसमें कुछ गड़बड़ मिलाया गया है और इससे लोगों को नुकसान हो सकता है और फिर हमने बांट दिया, और फिर क्या होगा। तो सही और गलत का फैसला करने के लिए इसका भी उपयोग, ज्ञान या उद्देश्य। आपका उद्देश्य था मारना, आपको नॉलेज था, लेकिन आपके पास विकल्प भी उपस्थित था, आप किसी को बता सकते थे, लेकिन आपने सोचा हमको क्या करना है। ये आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमको क्या करना है। ये जो हमको क्या करना है, तो आप दोषी हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ गए कि यहां पर क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता, यानी पहली बात सामर्थ्य होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए वो काम करने की, तभी आप दोषी कहे जाएंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे जिस काम करने की क्षमता है और आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको गलत का दोषी माना जाएगा। विकल्प उपस्थित हैं उसके बावजूद आप विकल्पों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप दोषी माने जाएंगे। आपको नॉलेज है कहीं पर कुछ गलत हो सकता है, लेकिन अगर उस गलत को रोकने के लिए आप अपने उस नॉलेज का उपयोग नहीं करते, आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्टिमोनियल है। देखिए, तो विवेक है, विवेक का प्रयोग कीजिए, सामर्थ्य है उसका प्रयोग कीजिए। ये सब चीजें आप पर उपस्थित हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। जब कोई घटना, जब कोई बात, जब कोई काम आप कर रहे थे, तो आपके पास इतनी चीजें थी, यदि थी और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, आप सही तरीके से उसका उपयोग करके लोगों के लिए बेहतर और अपने लिए बेहतर नहीं किया, तो आप दोषी होंगे अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो। ठीक है, तो आपके द्वारा किए गए कर्म गलत होंगे, आचरण गलत होगा। अब एक और चीज समझिए कि ये तो आवश्यक दशाओं में हो गया, और दूसरी चीज क्या बताया था यहां पर, मूल्य। अब मूल्य क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे। मूल्य, इस पेन का मूल्य कुछ तो होगा ही ना, 200, 500, 1000, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग, एक इसका मैक्स हब का है, तो ऐसे ही अलग अलग ब्रांड के तमाम सारे पेन आते हैं डिजिटल बोर्ड पर लिखने के लिए। पर मान लीजिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड ही ना हो और कोई ये पेन बेचने आए कि ऐसा बहुत अच्छा पेन है, डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छा चलता है, तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? अभी बताइए।
क्या इसे हमें खरीदना चाहिए? आपका जवाब एकदम साफ है, नहीं। तो मेरे लिए किस काम का है भाई? डिजिटल बोर्ड होगा जिसके पास, उसके लिए काम का है। जिसके पास डिजिटल बोर्ड ही नहीं है उसके लिए किस काम का? अरे भाई, एटलीस्ट जिस चीज पर लिख पढ़ सकते हैं इसके साथ वो होना चाहिए, नहीं तो ये तो फालतू कूड़ा पड़ा रहेगा घर में। और कूड़े के लिए अपन 10-5 रुपए भी क्यों खर्च करें? वो सस्ता हो जाए भाई, 500 की चीज आप 5 रुपए में भी दे रहे हो, अपन 5 रुपए भी क्यों खर्च करें? क्योंकि क्या है कि ये तो अपने उपयोग में ही नहीं आना, और जो उपयोग में नहीं आना उसके लिए हम 5 रुपए भी क्या, 1 रुपए भी क्यों खर्च करें? ऐसा समझ, है ना? तो यानी इसका एक्चुअल वैल्यू तो है, लेकिन किसके लिए है? जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ये कर देता है। तो आवश्यकता की पूर्ति, जिन तत्वों से आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है वो आपके लिए मूल्यवान होते हैं। तो इसकी परिभाषा, मूल्य की परिभाषा भी यही हुई। जिन तत्वों के माध्यम से किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है वो मूल्य कहलाते हैं, उनका मूल्य होता है, या वो मूल्य कहलाते हैं। ठीक है? तो मूल्य शब्द जो होता है, मूल्य शब्द किसी भौतिक वस्तु, देखिए भौतिक वस्तु है, या मानसिक अवस्था, किसी भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के गुण का बोध कराता है, के गुण का बोध कराता है कि इसमें जो गुण है वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे रहा है ना? तो क्या है, मूल्य शब्द क्या करता है? किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था, है ना? कोई एक तरीके से सोचता है, जिस तरीके से सोचने का काम करता है, तो ये मानसिक अवस्था या ये कोई किसी का कोई भौतिक वस्तु हो के गुण का बोध कराता है। ये बताता है कि इसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, या कि किसी तरह के सोच विचार में कौन सी ऐसी बात है जो हमारे काम की है, हमारे काम की। जैसे क्या है, सोच विचार चल रही है, मान लीजिए कहीं पर आप बैठे हुए हैं, आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, आप सिविल सर्विस के टीचर हैं, और उसकी बात हो रही है, वो तो आपके लिए वैल्यूएबल है। यही वीडियो है, किसके लिए वैल्यूएबल है? एथिक्स जिनको पढ़ना है, जिनको एज ए सब्जेक्ट इसको देखना है। आम पब्लिक देखे, एथिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या वैल्यू इसका? ऐसे खिसका देगा, हटाओ, एथिक्स पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या एथिक्स होता, नहीं। तो उसके लिए इसकी वैल्यू है क्या? तो चाहे कोई बातचीत हो रही हो, कोई मतलब दिमाग की कोई अवस्था हो, या कोई वस्तु हो, उसका कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति हो करना चाहिए। अगर वैसा गुण नहीं है तो भाई इसी गुण की तो वैल्यू है। और अगर किसी में ये गुण नहीं है तो फिर कोई वैल्यूएबल नहीं है ना? किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में या किसी मानसिक अवस्था में, किसी विचार में यदि ये गुण नहीं है कि वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, तो वो वैल्यूएबल नहीं होता। तो आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है। आवश्यकता की पूर्ति से मूल्यों का पता लगता है। अब इसी बात पर समझना है। धर्म को स्थापित करने के लिए जिन तत्वों का यानी जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो धार्मिक मूल्य कहलाएंगे। धार्मिक मूल्य, धर्म को मानने या धर्म को स्थापित करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता या जिन गुणों की आवश्यकता होती है, धार्मिक मूल्य। समाज को स्थापित करने, अच्छे ढंग से चलाए रखने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो सामाजिक मूल्य। मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाए रखने और उसे अच्छी तरह चलाने के लिए जो आवश्यक है, मानवीय मूल्य। देश को
चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो क्या है, संविधान में लिखे हैं, तो संवैधानिक मूल्य। समझ गए कि कोई भी चीज है, व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए मानवीय मूल्य हुआ, धर्म है तो उसके लिए धार्मिक मूल्य हुआ। यदि वो धर्म की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी धर्म को बनाए रखने में मदद करता है, तो होपफुली मूल्य की यही परिभाषा है। होपफुली मूल्य समझ गए होंगे, है ना। तो धार्मिक मूल्य, धर्म के मामले में क्या है, कुछ पाप पुण्य होते हैं, तो आपको कौन से काम करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं। धर्म की स्थापना के लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जहाँ सामान्य भाषा में हम सही गलत कहते हैं, धार्मिक व्यवस्था में चले जाते हैं तो पुण्य कहलाता है ना। तो क्या है, यहाँ पर पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए क्या है, भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, नाम जप करेंगे, जो जो धर्म में दिया हुआ है वो सब करेंगे, वही धार्मिक मूल्य है ना। धर्म के लिए उन चीजों की आवश्यकता है तो धार्मिक मूल्य। संविधान में क्या आवश्यक, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये क्या है, संविधान इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए तो बनाया गया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यही चीजों को प्राप्त करने के लिए तो बनाया गया है। तो अगर ये चीजें अचीव होती हैं, यानी इन चीजों को हमें आवश्यकता है, एक देश को आवश्यकता है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो एक देश के लिए वही क्या है, मूल्य कहलाता है। तो मूल्य के विभेद भी इसी तरह से आप जान गए, यानी मूल्य के प्रकार क्या है, मूल्य की परिभाषा क्या है, मूल्य के प्रकार क्या है, ये आप जान। और मूल्य किस तरह से है, मतलब मूल्य जो है उसके प्रकार तो हो गए, उसकी हमने परिभाषा भी कर ली। अब बात होती है कि मूल्य मानवीय क्रियाकलाप में कैसे स्थापित होते हैं, उनकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। चले, क्या होता है, व्यक्ति आचरण आचरण करता है, कैसा आचरण करता है, जैसा वह बनना चाहता है। यानी मान लीजिए एक्टर बनना चाहे, मान लीजिए ऑफिसर बनना चाहे, तो जैसा वो बनना चाहेगा वैसा आचरण करेगा। ठीक है। एक व्यक्ति जो सिविल सेवा में है, वो क्या है, सिविल सेवा का जो वैल्यू है वो क्या है, ईमानदारी। तो अपने प्रत्येक बार कार्य करने में क्या होगा, वो ईमानदार बना रहेगा। जितने बार कोई काम करेगा उसमें देखेगा ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए। तो यहां वैल्यू क्या हुई, ईमानदार, सॉरी, मूल्य क्या हुआ, ईमानदार। तो ईमानदारी वैल्यू हुई, और ये अपने प्रत्येक आचरण में उसे प्रकट करता है। ठीक है, क्योंकि उसे ईमानदार दिखना है, उसे एक अच्छा सिविल सेवक बनना है। अच्छा सिविल सेवक तभी बन पाएगा जब वो इस गुण को अपना लेगा, ये गुण उसके अंदर आ जाएंगे। ये गुण कैसे आएंगे, मैंने कहा वैल्यू एक तरीके का गुण है। ये गुण कैसे आएंगे, आचरण, एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदत बन जाता है। और ये जो आदत है अगर अच्छी है तो इसे गुण कहते हैं, और अगर ये खराब है तो इसे अवगुण कहते हैं। तो जब गुण कहते हैं, जो आदत हमने डेवलप कर ली है अच्छा काम करने के, यानी ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए, तो ये गुण विकसित हो गया। इसी गुण को क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो आचरण और ईमानदारी में कनेक्शन देख रहे, यानी वैल्यूज में और यहां पर नैतिकता में, ये क्या है, नैतिकता का अध्ययन करते हैं इससे। और ये वैल्यूज है तो वैल्यूज और नैतिकता में कनेक्शन देख रहे हैं कि ये वो गुण है जिसको हमें प्राप्त करना है अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा, प्रत्येक आचरण के द्वारा। प्रत्येक दिन जब हम काम करते हैं तो ऐसा करते हैं, तो प्रत्येक दिन काम करते हैं क्या मतलब है, एक लंबे समय बाद आदत बनती है ना। एक बार किए गए काम को गुण नहीं कहेंगे,
कई कई सालों तक, कई महीनों तक जब उस तरह का काम करते हैं तब गुण पैदा होता है। और ये जो गुण पैदा होता है इसी को कहते हैं हम चरित्र। ठीक है, तो यहां पर क्या है, चरित्र, मूल्य, इस तरह की शब्दावली उपयोग की जाती है हमारे लिए। तो यहां पर समझेंगे क्या है, हम अपने काम के द्वारा अपने चरित्र या अपनी वैल्यू को प्रकट करते हैं अपने कार्य के द्वारा। लेकिन वो कार्य जब बहुत लंबे समय से निरंतर चल रहा हो तो उसे वैल्यू कहते हैं, हम वैल्यू के रूप में पहचानते हैं। नहीं तो हम समझते हैं हाँ एक आध दिन तो ठीक कर रहा था काम, लेकिन सामान्य तौर पर हमने देखा नहीं है। अगर ऐसा समझिए, मान लीजिए कि किसी आदमी को आपको बताना हो कि आदमी कैसा है, तो आपने अगर उसको 5 साल 6 साल पीछे से देखा है कि हाँ भाई बहुत ईमानदारी से काम करता है और कभी कोई गलत नहीं करता है, किसी के बारे में गलत सोचता नहीं है, ठीक है, तो आपने कई कई बार कई कई इंसिडेंट में ऐसा उस आदमी के साथ देखा, तो यानी कई आचरण देखे, तब आपने ये निश्चय किया उसके बारे में कि उसका चरित्र ईमानदार है, यानी उसके अंदर ये गुण मौजूद है, यानी ईमानदारी की वैल्यू मौजूद है। यदि मान लीजिए पुलिस किसी किसी के ऊपर शक कर रही हो कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है, इसने क्राइम किया होगा कि नहीं किया होगा, तो क्या होगा, जो भी जान पहचान वाले हैं उनसे पता लगाओ कि भाई सब इनकी बैक हिस्ट्री क्या थी, क्या ये पहले भी कभी किसी को धमकी देते थे, लड़ाई करते थे, इन्होंने मतलब इनकी आदत ऐसी रही हो जो गलत तरीके की रही हो। अगर मान लीजिए जितने जानने पहचानने वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, आपने पता लगाया और पता लगा क्या, अरे भाई साहब मर्डर की तो बात छोड़ दीजिए, ये लोग मच्छर नहीं मारे कभी जीवन। अगर मान लीजिए ऐसा आपको फीडबैक मिले तो फिर आपका शक उस आदमी पर कम हो जाएगा अपने आप। क्यों? उसकी वैल्यूज के कारण, उसकी हिस्ट्री के कारण। लेकिन अगर आपको पता लगे वहीं अरे ये तो पक्का बदमाश था, तो हमेशा हर काम में बदमाशी करता है, तो आप कहेंगे बहुत संभव है कि इसी आदमी ने मर्डर किया हो। तो आप समझे कैसे हम चीजों पर पहुंचे। तो ये एक तरीके की हिस्ट्री है। जैसे हिस्ट्री सीटर, जैसे ही कोई घटना होती है तो क्या करता है पुलिस वाले, सबसे पहले जो हिस्ट्री सीटर लोग होते हैं उनको उठा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने अपराध अभी तक मतलब जिनकी अपराध करने की प्रवृत्ति है, उन्हीं में से किसी ने किया हो। सबसे पहला शक उन्हीं पर जाता है, फिर बाकी कहानी बाद में देखते हैं। तो उनको सबसे पहले उठाते हैं जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल होता है। तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड है आपका, ठीक है। गुण विकसित होता है का मतलब है बहुत लंबे समय में विकसित होता है, तो एक तरीके का रिकॉर्ड है आपका, वैल्यू। आप इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं या करते हैं, तो ऐसे में आपकी वैल्यू इस तरह का एक इतिहास आपको लिखा ले आके दे देती है। तो आपके इतिहास से भी आपका टेस्ट होता है आप सही व्यक्ति हैं या नहीं। तो आपके तुरंत के जो डिसीजन है उससे तो होता ही है, आप लंबे समय में कैसा जीवन जीते आए हैं उससे भी निर्णय होता है। तो निर्णय करने के लिए न सिर्फ तात्कालिक चीजों को देखा जाता है, बल्कि आपके पिछले इतिहास को भी देखा जाना चाहिए या देखा जाता है। तभी ये डिसीजन हो सकता है किसी काम में आप कितने गलत या सही हैं। तो आप समझ पाए कि यहां पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये आवश्यक दशाएं और ये मूल्य, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आवश्यक दशाएं और मूल्य ये जो है ये नीति शास्त्र के सार तत्व हैं, यानी सही और गलत का निर्धारण करने में हमारी मदद करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ये आवश्यक परिस्थिति, यानी तुरंत आदमी का डिसीजन जैसा हुआ वैसा क्यों हुआ वो समझने के लिए, और ये उसकी बैक हिस्ट्री क्या है उसको समझने के लिए। और जब ये समझ जाते हैं तभी हम डिसीजन करने की स्थिति में होते हैं कि किसी आदमी को जो काम हुआ है उसके लिए गलत साबित किया जाए। अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसे गलत साबित किया जाए या वो निर्दोष है, उसको तभी हम कर सकते हैं जब इस तरह की टेस्टिमोनी करें। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था कि चीनी को जैसे ही हम चखते हैं पता चलता है मीठा है मतलब चीनी है, वैसे ही जैसे ही हम इस तरह का टेस्ट करते हैं पता लगता है एक व्यक्ति को नैतिक आधार पर यहाँ
क्या है, गलत सही के आधार पर, नैतिक आधार पर हम गलत या सही कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इस तरह के टेस्टिमोनी से पता लगता है। इसलिए इनको मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व कहा जाता है। होपफुली पूरी बात समझ में आई होगी। आप एक, क्या होता है कि कई बार नीति शास्त्र हमने अपने जीवन में बहुत सारी जगह में नहीं पढ़ा होता, तो कई बार हमको जरूरत होती है कि नहीं, एक बार में समझ में तो आया लेकिन थोड़ी आगे पीछे हो गया, तो एक बार फिर से पलट के वीडियो को देखिएगा, है ना। आपके पास तो ये हमेशा के लिए मौजूद है भाई, यूट्यूब में हमेशा के लिए मौजूद है, कितने भी बार देखिए, तो इत्मीनान से देखिए, समझिए, और होपफुली इस तरह के टॉपिक आपको पसंद आएंगे, आपके लिए उपयोगी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के और टॉपिक मैं लेके आऊं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जुड़िए मेरे साथ, और बताइए किस तरह के वीडियोज आप पसंद करते हैं, तो मैं उस तरह के वीडियोज पर ध्यान दूंगा, बनाने का प्रयास करूंगा, है ना। आज के वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए इतना बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।